Hello students, welcome to Crazy D's A to Z. Today I am going to deal with lecture 2 of chapter solution. Today's topic is vapor pressure. Let's start from here. So what is vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? It can be defined as the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid phase at a given temperature. यानी कि कोई भी लिक्विड जो सर्टेन प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। और जो वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड, दूसरा होता है टेम्परेचर। तो अगर हम नेचर की बात करें तो जिनका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड्स का और जो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादातर ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। कारण इसका क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाता है और उससे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड से। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राउल्स लॉ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम कंपोनेंट ए का बात करें तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहाँ पे पी ए क्या हो गया? दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ लाते हैं तो ये बन जाता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट के लिए पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इनको क्या कैसे बुलाया जाता है। जैसे पी ए और पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है। एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है। पी ए और पी नॉट ए वेपर प्रेशर है। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर। और पी ए क्या था? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो दिस बिकम्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू यूनिटी। तो स्ट्रेट अवे पी टोटल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, एंड अल्टीमेटली मैंने इस नेगेटिव आइडेंटिटी को आगे की तरफ किया और इस पॉजिटिव आइडेंटिटी को पीछे की तरफ कर दिया, जिससे एक्स ए दोनों के बीच में कॉमन आ गया एंड दस टोटल प्रेशर बिकम्स एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। और इस तरह से ये टोटल प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। तो फाइनली हम इससे कंक्लूड क्या करते हैं? इससे 3 कंक्लूजन राउल ने दिए थे। पहला कंक्लूजन क्या था कि वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन के तहत वेपर प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है, यानी सीधे सीधे बढ़ता है। वेपर प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी भी टर्म्स में। जैसे यहाँ पे मैंने ए के टर्म्स में लिया, यानी सल्यूट के टर्म्स में लिया। अगर हम चाहते तो ये बी यानी सॉल्वेंट के टर्म्स में भी टोटल प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता था। थर्ड जो इन्होंने कंक्लूजन दिया था वो क्या था? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, यानी ज़्यादातर वेपर प्रेशर सल्यूट के बेसिस पे चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स सी द राउल्स लॉ, अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बेसिकली क्या था कि राउल्ट ने अपने लॉ को रखा था, उससे पहले हेनरी ने भी अपने लॉ को रख दिया था। तो राउल्ट ने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P नॉट था। इसी तरह से हेनरी ने भी अपनी बात को रखते हुए कहा था कि किसी भी गैस सल्यूट का
अपना वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है सोल्यूशन में, यानी अगेन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था KH। अब अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में ही सेम चीज़ था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, सिर्फ डिफरेंस आ रहा था कांस्टेंट का। और क्योंकि राउल्ट ने उसी बात को कहा था जिसे हेनरी ने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, तो वो नियरली एक जैसा ही लॉ बन चुका था। हेनरी ने अपने लॉ में गैस को सल्यूट लिया था और लिक्विड को सॉल्वेंट, जबकि राउल्ट ने वॉलेटाइल लिक्विड को सल्यूट लिया और दूसरे लिक्विड को सॉल्वेंट, और बात सेम ही था कि प्रेशर जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। इसलिए क्योंकि हेनरी ने अपने लॉ को पहले रखा था और राउल्ट ने बाद में उसी लॉ को रखा, इसलिए राउल्ट्स लॉ को हेनरीज लॉ के अंडर में एज अ स्पेशल केस कंसिडर किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन जो ओवरऑल रेंज तक राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करे उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि जब हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उस वक्त डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है दोनों सॉल्यूशंस की, उनको जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई एंथैल्पी चेंज ना आ जाए और ना ही उस वक्त किसी तरह के वॉल्यूम में फ़र्क आए। यानी अगर कोई सॉल्यूशन 50 ml है, उसे दूसरे किसी 50 ml में हम मिक्स कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट टू 100 ml ही आना चाहिए। ओके, यानी कि ओवरऑल आइडियल सॉल्यूशन वो तभी माना जाएगा जब उसका डेल्टा H मिक्सिंग ज़ीरो और डेल्टा V मिक्सिंग ज़ीरो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी इसका दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो अगर AA एक तरह का सल्यूट है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A के लिए है, BB इंट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल का है तो उनके बीच में इंट्रैक्शन BB का बन रहा है। यानी कि FAB अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो A और B का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सल्यूट, दैट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एज वेल। तो ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा जब सल्यूट अपने आप में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अपने आप में इक्वल हो और मिक्स होने के बाद भी वो अगर बराबर रहे तो हम उसे आइडियल मानते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो ओवरऑल रेंज तक राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करते हों, और ये दो तरीके के पाए गए ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन अगेन। तो पहला, जैसे कि मान लेते हैं कि सल्यूट AA है और उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन AA ले लिया, BB हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। A और B को जब आपस में मिक्स किया तो AB सॉल्यूशन बना, तो AB बन गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया सामने उभर के आता है। पहला है कि जो AB का इंट्रैक्शन है दैट कुड बी ग्रेटर दैन AA या BB, या फिर दूसरा क्राइटेरिया बन सकता है कि AB का इंट्रैक्शन AA या BB से कम हो सकता है। अगर इसका इंट्रैक्शन ज़्यादा हुआ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन AB का, तो सीधी सी बात है कि उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी देर तक हीट देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में जब हीट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। दैट मीन्स दिस शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो सकता है, एसिटिक एसिड पिरिडीन हो सकता है, HCl वाटर हो सकता है, नाइट्रिक एसिड और वाटर भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन जहाँ पे AB इज लेस दैन दैट ऑफ सल्यूट या सॉल्वेंट। उस केस में सीधी सी बात है कि हल्का इंट्रैक्शन है तो गर्म करते ही वो ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर हाई होगा। वेपर प्रेशर हाई होने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है। सो दैट मीन्स एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इथेनॉल एंड वाटर, एसीटोन एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ओके,
तो दिस वाज अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल. नाउ लेट्स सी व्हाट आर एजियोट्रोप्स. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी एक तरह के मिक्सचर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहते हैं, ठीक है. और ये दो टाइप के पाए गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. डेफिनेट सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे सीधा सीधा राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन की बात को रख सकते हैं अलॉन्ग विद द सेम एग्जांपल्स. इसी तरह से जहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, वेपर प्रेशर लो हो जाता है. दैट मीन्स वी कैन टॉक इजीली अबाउट द नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड ऑल द एग्जांपल्स रिलेटेड टू नेगेटिव डेविएशन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. यानी कि ये सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे नहीं बल्कि उसके नेचर को देखते हुए प्रॉपर्टीज डील करता है. दैट मीन्स दे आर ऑफ 4 टाइप्स: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आइए एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं. सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो सीधी सी बात है, अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर रखते हैं तो सीधा सा काम वो क्या करता है कि जो वेपर प्रेशर के निकल रहे टेंडेंसीज थे वो कम कर देता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के इजीली एस्केप आउट हो रहे थे उसके ऊपर आके नॉन वॉलेटाइल सल्यूट बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाती है और इसकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, जो कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा. So the Nb is number of moles of solute and Na is the number of moles of solvent. So that means Wb by Mb upon Wa by Ma given mass by molar mass हो जाता है number of moles. तो उसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करें तो it comes as such. Okay, अब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद अगर अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दिस इज अगेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर कम हुआ तो डेफिनेट सी बात है बॉइलिंग पॉइंट हाइक करेगा. इसे हम इजीली समझ सकते हैं इस ग्राफ की मदद से. वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिया है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है TB. इसमें अगर हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सीधी सी बात है सोल्यूशन बनेगा. जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ गया T0B. ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज डेल्टा TB. तो सीधे सी बात है होगा क्या, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B हो जाएगा, राइट. डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम लगाएं तो दिस इज KB. व्हाट इज KB? दिस इज द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. नाउ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ जो अगला आ जाता है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सीधी सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा. तो अगेन वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया जिसका इनिशियल टेम्परेचर हो गया T0F. इस पर हमने सल्यूट डाला. सल्यूट डालते ही इसका टेम्परेचर कम हो गया एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद द टेम्परेचर TF. तो दोनों के बीच में डिफरेंस है डेल्टा TF का. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF. डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दैट इज मोलैलिटी. और इसमें अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं KF, दिस इज क्रेयोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, यानी मोलैलिटी की जगह पे हम ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास के बराबर हो जाता है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने यहाँ एक बीकर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और इस फनल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाकर अंदर सोल्यूशन डाल दिया। तो डेफिनेट सी बात है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्योंकि बाहर ज़्यादा है तो ये हायर कंसंट्रेशन से सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू करेंगे। दिस इज़ ऑस्मोसिस। अब जब ये ऑस्मोसिस हो रहा है तो वो इजीली तो होगा नहीं, उसे कोई ना कोई एक्सर्ट करेगा उसके अगेंस्ट में। तो जो एक्सर्ट करता हुआ प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे C इज़ द कंसंट्रेशन एंड अनदर नेम फॉर मोलैरिटी ऑल्सो, यानी कंसंट्रेशन और मोलैरिटी दोनों सेम बात होती है। एंड दिस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम। तो फाइनली R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स अगर हम कर दें तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टैंक लिया है जिसमें एक तरफ नॉर्मल वाटर है और एक तरफ सॉल्ट वाटर है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ पे ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में पाई लग जाएगा, पाई इज़ दी ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम टैंक को कनेक्ट कर दें छत पे और वहाँ से वाटर का प्रेशर आ रहा है तो दैट मीन्स इस तरफ से वाटर प्रेशर प्लस दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस दी वाटर प्रेशर दोनों अगेंस्ट दी ऑस्मोसिस चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट वाटर में मौजूद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ नॉर्मल वाटर टैंक की तरफ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा उसे हम यहाँ पे रिजर्वॉयर में कलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अगेंस्ट दी ऑस्मोसिस, सो इट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस कुछ टाइप्स हैं सॉल्यूशंस के। पहला टाइप होता है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स द टू सॉल्यूशंस सेट टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे एक्सर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दे हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। तो जितने भी हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेते हैं दे ऑल आर आइसोटोनिक इन नेचर। दूसरा हाइपोटोनिक होता है जिसमें सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन द सॉल्वेंट, जिस केस में क्या होता है सेल्स स्वेल कर सकते हैं। तीसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन द सॉल्वेंट, दिस रिजल्ट्स इन फ्लैसिडिटी ऑफ सेल, यानी कि श्रिंकेज ऑफ सेल। ओके, नाउ लेट्स सी वॉन हॉफ फैक्टर। What is this? It may be defined as the ratio of normal molecular mass to that of the abnormal molar mass. Okay, तो basically I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass। इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है I equal to total number of moles after association or dissociation upon total number of moles before association or dissociation। तो in case of association I is always less than 1 and in case of dissociation I is always greater than 1। और जब नाइदर एसोसिएशन है नॉट डिसोसिएशन है तो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1। ओके, अब चैप्टर के अंत में मैं चाहूँगा कि एक बार इम्पॉर्टेंट फार्मूले को आप ज़रूर देख लें। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जिससे होते हुए अगर आप गुजरेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। यहाँ पे ए सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, WB इज़ द गिवन मास ऑफ सल्यूट, MB इज़ द मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो पहला फॉर्मूला मैंने मोलैरिटी का दिया है, दूसरा मोलैलिटी है जहाँ पे WA इज़ द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देन कम्स नॉर्मैलिटी। ओके, फिर मैंने एक रिलेशन दिया है मोलैरिटी नॉर्मैलिटी के बीच में। देन देयर इज़ अनदर इक्वेशन वेयर मोलैरिटी नॉर्मैलिटी एंड मास परसेंटेज रिलेशन दिया है मैंने। ओके, देन देयर इज़ अनदर फॉर्मूला जहाँ पे मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन दिया है। एंड लास्ट वन इज़ द डाइल्यूशन फार्मूला जिसमें मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों के लिए मैंने इक्वेशन दिया है। सो दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड नीट एग्जाम्स, सो जस्ट गो थ्रू दीज। थैंक यू, होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर।